नमस्कार। जैसा कि हमने वादा किया था कि क्वाड की मीटिंग होगी और क्वाड की मीटिंग के बाद मैं डॉक्टर गुलरेज शेख के साथ दोबारा आऊंगा एक और बार इस इश्यू पे बात करने के लिए कि क्वाड की मीटिंग में क्या हुआ। क्वाड की मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही और डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ ये हैं यही बताने के लिए आए हैं कि क्वाड की मीटिंग ने पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट किया। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। तीनों कंट्रीज इंडिया के अलावा जो क्वाड में हैं यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तीनों ने इंडिया के साथ अपनी अपनी एकजुटता दिखाई और इस प्रोसेस को, ये जो दोस्ती का प्रोसेस है, ये जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इसको कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे पास। डॉक्टर साहब स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस मीटिंग में हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया इस मीटिंग में और दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट्स ने क्या आश्वासन दिए। डॉक्टर साहब, कैसे कैसे पाकिस्तान आइसोलेट हुआ इसमें? देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के जो पिताजी हैं वे आइसोलेट हो गए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान किसकी गोद में बैठा है? जो उसको दूध पिलाता है वो चाइना है। तो जब चाइना आइसोलेट हो गया तो पाकिस्तान यतीम हो गया इस बैठक के बाद, ये कह सकते हो आप। लेकिन सीधी सीधी बात ये कि ये जो एक अलायंस की जो बात आई है और जिस प्रकार से बैठक आगे बढ़ी, उतना मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी सक्सेसफुल रहेगी। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ मार्क इसमें सामने आई है। सबसे पहली बात तो ये पहली ऐसी बैठक थी क्वाड की, क्योंकि अभी तक जितनी क्वाड की बैठकें होती थी ये मिनिस्ट्रियल लेवल पर होती थी। पिछले 3 वर्षों में 3 बैठकें हुई, लेकिन ये बैठक भिन्न इसलिए थी क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट चारों देशों के, हमारे यहाँ से मोदी जी, जो बाइडेन वहां से, अमेरिका से उसी प्रकार से सुगा साहब, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वे, ये स्कॉट मॉरिसन जी, ये चारों इस बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए, वर्चुअली मिले। और दूसरी जो बड़ी बात थी ना इसमें, कि अभी तक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता था। तो जॉइंट स्टेटमेंट का नहीं आना मतलब यह था कि एक स्वर में चारों कंट्रीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सबके इंडिविजुअल अलग अलग अपने प्रेस रिलीज आती थी, लेकिन इस बार जो है वह जॉइंट स्टेटमेंट आया है। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी को भी आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से बात को शुरुआत की, उन्होंने कहां से बात की है। उन्होंने जो सबको एनकम्पास कर ले, सबके लिए खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, उसकी बात की। उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की बात की। उन्होंने कोरोना से जो हम लड़ रहे हैं उसके विषय में बात की। उन्होंने सारी बातें जो की वह मानवीयता और मानव भलाई को लेकर की। और चीन से स्वतंत्रता, नाम लेने की जरूरत नहीं होती है चीन की, किसी ने भी नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेना मतलब आधी डिप्लोमेसी को मार देना होता है। तो नाम लेने की जरूरत नहीं होती, ये तो कंबल कुटाई होती है, जिसको कहते हैं ना हमारे नॉर्थ इंडिया में कंबल कुटाई, कि मालूम भी नहीं पड़ता कहाँ से पड़ रहे हैं लट। तो उस प्रकार से थी ये। तो नाम किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये चीन के खिलाफ ही था। क्वाड का अस्तित्व ही चीन के खिलाफ है। इसकी जो, जिसको कहते हैं ब्रेन चाइल्ड जो था, जो शिंजो आबे थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनका काफी योगदान था। इसीलिए उनको रिस्पेक्ट भी किया जाता है और आगे भी याद किया जाएगा। अब इसमें जो बहुत सारी बड़ी बातें हुई, मैं, क्योंकि आपने कहा कि समय लिमिटेड है, इसलिए मैं प्रमुख बिंदुओं पे आऊं, तो इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि वैक्सीन डिप्लोमेसी जो हमारी है उसके ऊपर बात हुई। डायरेक्टली उसको नाम लेके नहीं हुई कि वैक्सीन डिप्लोमेसी, लेकिन बात ये हुई कि जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशियन की कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में क्वाड के जो देश हैं ये मिलकर 1 अरब वैक्सीन वितरित करेंगे। और 1 अरब वैक्सीन कैसे वितरित करेंगे, इसकी भी पूरी रूपरेखा बताई गई। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो भारत की होगी, मतलब भारत की मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा किया जाएगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पैसा, ये आएगा अमेरिका से। जापान की जहां तक बात है, जापान भी इसके प्रोग्राम को फाइनेंस करेगा और लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने का काम भी ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो आप देखिए कितना बड़ा व्यापक प्रोग्राम हो गया। और जो दूसरी अभी बातें आ रही हैं निकल के, उसमें ये है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन अमेरिका में डेवलप हुआ है, और एकमात्र ऐसा वैक्सीन अभी तक दुनिया का जो केवल एक ही खुराक में काम कर लेता है, बाकी में 2 टीके लगते हैं, एक ही में काम कर रहा है, उसकी बात चल रही है इंडियन कंपनी से। अब वो जॉनसन एंड जॉनसन फॉर्मुलेशन देगा,
अमेरिका और जापान जो है वो फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और ये सीधे सीधे किस लिए किया जा रहा है, आप देखिए, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। चाइना का जो वैक्सीन है, भले ही वो कितना ही बेकार क्वालिटी का वैक्सीन हो, उसका जो इफेक्टिविटी है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी चाइना कह रहा है कि वो 69 कंट्रीज को वह वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। मतलब चाइना जो है अपना सॉफ्ट पावर का उपयोग करना चाहता है अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए। अब उसको काटने के लिए बड़ा स्पेसिफाई कर दिया कि इंडो पैसिफिक की ये सारी कंट्रीज, चाहे एशियान की कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है, चीन की उनके ऊपर गिद्ध दृष्टि है, वहां वैक्सीन प्रोवाइड करवाना हो। और उसका दूसरा फायदा भारत को क्या मिलेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मेड इन इंडिया वैक्सीन जाता है तो हमारे सॉफ्ट पावर में इजाफा होता है, हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा होता है, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है और हमारे यहाँ रोजगार में वृद्धि होती है। फिर दूसरी एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें सामने आया कि वो है जो सप्लाई चेन्स हैं उनके बाबत, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से चीन जो है वो सप्लाई चेन्स को रोक सकता है, बाधित कर सकता है। सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हुई, टेक्नोलॉजी के स्टफ हुए, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वह है रेयर अर्थ। रेयर अर्थ क्या होता है कि 17 ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत कम मिलते हैं, मिलते भी हैं तो वो रिफाइंड नहीं मिलते, वो दूसरे मिनरल्स में मिक्स होकर मिलते हैं। और इसमें 60% दुनिया भर का जो मार्केट है वह चीन ने कैप्चर कर रखा है। अभी आप लोग हमको देख रहे हैं, मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे या लैपटॉप पर देख रहे होंगे, बिना रेयर अर्थ के ना आपके मोबाइल फोन चल सकते हैं, ना आपके लैपटॉप चल सकते हैं, आपका व्हीकल्स नहीं चल सकता। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, एक एक व्हीकल में आप मान के चलें 4 से 5 किलो या रेयर अर्थ होते हैं। और रेयर अर्थ के बिना आप ये मान लें कि आपकी आज की जो आधुनिक जीवन शैली है वह स्टैंड स्टिल हो जाएगी, वह रुक जाएगी। तो 60% मार्केट किसने कैप्चर कर रखा है? चाइना ने कर रखा है। इसको तोड़ना है। अब इसमें आप ये देखिए कि 10 साल पहले तक आप जाकर देखें, 10 साल पहले नियर मोनोपाली थी इस पूरे क्षेत्र में चाइना की। 90% रेयर अर्थ पे कंट्रोल जो था वो चाइना का था। और हुआ क्या था, जो ये सिंकाकू आइलैंड थे, जिससे जापान के आइलैंड थे, जापान और चाइना के बीच में कॉन्टेस्टेड है, और चाइना की एक शिपिंग बोट के कैप्टन को कैप्चर कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था जापान ने। तो चीन ने ये किया था कि रेयर अर्थ की मिनरल्स की सप्लाई जापान को रोक ली थी, 2010 के आसपास की बात है। और उससे उनकी इकोनॉमी इतनी प्रभावित हुई थी, चाहे वो उनकी कंपनी सोनी हो, चाहे उनकी होंडा हो, यामाहा हो या टोयोटा हो, ये सब बिल्कुल गिर गई थी, घुटनों के बल आ गया था जापान, चीन के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया था। और चीन ने जब सप्लाई शुरू की थी तो उसमें केवल यही बात नहीं की थी उन्होंने वो कि ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वह जापान से आप चाइना शिफ्ट करो। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ। अब रेयर अर्थ को वापस से अगर चीन की सप्लाई को तोड़ना है तो उसमें चीन के अलावा, देखिए चीन के पास लगभग दुनिया का 40% रेयर अर्थ है। फिर अमेरिका और जापान से दुगना मान के चल रहे, दोनों का मिलाकर भी उससे ज्यादा जो है भारत के पास है, ब्राजील के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो आप देखिए कि ये कौन से, इसमें ब्राजील को मैनेज कर ले तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ये चारों क्वाड देश हैं। वो क्वाड देश होने के नाते इसमें हम डेंट मार सकते हैं चाइना की जो ये नियर मोनोपोली है उसके ऊपर। और ये चाइना, मैं हमेशा कहता हूं ना कि चाइनीज जो हैं ये ब्रॉड कैनवास पे बड़े कैनवास के ऊपर पिक्चर पेंट करते हैं। डेन शाओपिंग ने 1970-80 के दशक में कहा था कि मिडिल ईस्ट की जो अरब की कंट्रीज हैं उनके पास जैसे तेल है, ऑयल है, चीन के पास रेयर अर्थ है। तो आज इसकी मोनोपोली भी कौन तोड़ सकता है? ये क्वाड की कंट्रीज तोड़ सकते हैं। उसके ऊपर बात हुई है कि सप्लाई चेन्स के बारे में उसमें डायरेक्टली कहा गया। देखिए डिप्लोमेसी बड़ी रिफाइंड चीज होती है, बड़ी खूबसूरती यही होती है कि जहां अटैक होता है ना, बंदूक की नाली निशाने की जगह पे नहीं लगाई जाती, नाली कहीं और लगाई जाती है, गोली कहीं और से चलती है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। तो कूटनीतिक भाषा में ये सब बातें नहीं करती, लेकिन जो सप्लाई चेन्स की बात की उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का है। फिर
जिसमें एक बात की एज कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अब टेक्नोलॉजी का मतलब समझिए, जो इसमें टर्म यूज की है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन का सीधा मतलब है 5G टेक्नोलॉजी, और उसके बाद 6G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं कहता हूं यह बहुत बड़ा सामरिक विषय है, क्योंकि 5G और 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे आप वॉर का भी जो फेस है वह चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, 5G यदि जब अपने फुल यूज में आता है, तो आज आप जो 4G यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड को सीधे 100 गुना कर दो, तो वो 5G बन जाएगा, यदि सही तरह से ऑपरेट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। अब इसमें भी आप समझिए कि इसमें सबसे बड़ा डेंट किसको लगेगा? इसमें लगेगा हुआवे, जो कि चीन की कंपनी है, ZTE जो चीन की कंपनी है। अब भारत भी ये बात कर रहा है, भारत ने भी कह दिया है कि जो मोबाइल कंपनीज है उन्हीं कंपनी से खरीद सकते हैं जिनके सरकार प्रमाणित करे। मतलब सीधी बात क्या है कि हमारे यहाँ की जो टेलीकॉम कंपनी है चीनी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकती, और बहुत अच्छा है, मैं शुरू से कह रहा हूं, क्योंकि इससे हमारे जो कोर सेक्टर है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उस पर चीन टाइम पड़ने पे हमला कर सकता है। तो भारत सरकार पहले से उस चीज को लेकर सचेत है। अब उसमें भी जो टेक्नोलॉजी आएगी वो जापान से आ सकती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ सकती है। और जहां तक भारत का विषय है, भारत मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप मानकर चले, अगली वॉर जो होगी ना, वो जमीन पर नहीं होगी। आज से 20 साल के बाद वॉर जमीन पर नहीं होगी। हमने नगानो काराबाह का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसमें आपने देखा ना किस प्रकार से टैंक्स और ये सब चीजें जो थी, ये यूजलेस हो गई, ड्रोन से लड़ा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि ये 10 साल 15 साल के बाद जो पिक्चर होगी ना, होगी केवल साइबर स्पेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस में। ये न ड्रोन चलेगा न टैंक चलेगा, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज आएगी। और आप समझिए कि जब जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक हो जाते हैं, तो कितना सक्षम टेक्नोलॉजी के रूप में भी और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी वो अलायंस बनता है। फिर मैं थोड़ा सा, टाइम है भी आपके पास 2-4 मिनट का? बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, बोलते रहिए। देखिए थोड़ा सा फिर हम बात करें कि क्वाड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वाड 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 क्यों हम गाते रहते हैं? इसलिए गाते रहते हैं, आप ये देखिए कि नेटो है, नेटो में आप यूनाइटेड स्टेट्स को, ब्रिटेन को माइनस कर लें, या केवल यूएसए को ही माइनस कर लें, तो नेटो में बचता क्या है? नेटो की अपने आप ही कमर टूट जाती है, क्योंकि अभी तक जो ग्रेट ब्रिटेन था वो तो यूरोपियन यूनियन में भी था। यूरोपियन यूनियन कब से चाहता है कि अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करे, अपने खुद की पैरों पर अपने डिफेंस को डेवलप करे, अपनी खुद की मिलिट्री बनाए, लेकिन नहीं कर पाता है। वह निर्भर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। मैं तो यहां तक ये कहता हूं कि नेटो है इसलिए यूरोपियन यूनियन है, वरना वह भी जिस दिन नेटो हट जाएगा और अमेरिका हट जाएगा, वह भी गिर जाएगा यूनियन, वो अलग अलग हो जाएंगे सब। लेकिन आप क्वाड को देखिए, क्वाड में सारे के सारे देश लगभग, अमेरिका अपने आप में बहुत बलवान देश है, भारत अपने आप में बलवान देश है, जापान, ठीक है वो अभी तक के नाम के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं शब्द का आप गौर करें, नाम के लिए अभी तक वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन जापान एक पावर है, नेवल पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है। ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत बड़ा है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा अलायंस नहीं है, विशेषकर सामरिक अलायंस नहीं है, जो जिसमें हर देश बहुत सक्षम हो। तो क्वाड जो है वह नेटो से, या मैं बोलता हूं CSTO से भी। देखिए CSTO जो है, CSTO को थोड़ा बता दूं मैं व्यूअर्स को, CSTO क्या है? जो रशिया लेड अलायंस है, जिसके अंदर ज्यादातर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, उनका भी डिफेंस पैक्ट है। कैसा डिफेंस पैक्ट? यदि एक पे हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। लेकिन उसमें CSTO में आप देखिए तो CSTO में केवल रशिया को आप निकाल दो तो CSTO का कोई महत्व नहीं बचता। यदि आप नेटो से अमेरिका को निकाल दो तो कोई महत्व नहीं बचता नेटो का। लेकिन यदि आप क्वाड से अमेरिका को निकाल दो तो भी भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया का होना अपने आप में बड़ा सक्षम है अलायंस। तो क्वाड जो है वह फ्यूचर है, क्वाड जो है वह चैलेंज है चाइना के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई जो ये बात आई ना, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स, ये जो कॉपरेशन है, यह हमेशा ये गेम चेंजर। कहता रहा हूं कि हम एक चीज में चीन से पिछड़ रहे हैं, जो साइबर वॉर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें चीन ने बहुत निवेश किया है, बहुत आगे गया है। लेकिन अब जब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आ जाते हैं तो चीन वहां भी पिछड़ता है।
इसलिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं सच में, मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी कि ये बैठक जो होगी उसके नतीजे इतने सुखद आएंगे कि इतनी खुशी होगी इस पर चर्चा करने में। राइट। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि पाकिस्तान के पापा आइसोलेट हो चुके, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा? अच्छा, ये जो पाकिस्तान के पापा हैं, बहुत बहुत डेंजरस, मतलब बड़े खराब मंसूबे हैं इनके। ये साउथ चाइना सी पे भी कब्जा करना चाहते हैं, ये इंडिया के एरिया में भी घुसना चाहते हैं, ये जापान को भी परेशान कर रहे हैं। तो क्या इसके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बन सकता है क्या इन सारे कंट्रीज का? और स्ट्रेटेजिक अलायंस बन सकता है तो चाइना को कैसे अपने टेरिटोरियल एम्बिशंस पे लगाम लगानी पड़ सकती है? साथ में पाकिस्तान का क्या होगा? अगर पापा मारे गए तो बच्चे का क्या हाल? नहीं, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होना है। पाकिस्तान को तो फिर वो यतीम खाने में छोड़ना होगा। मैंने बोला ना कि पाकिस्तान यतीम हो जाएगा पापा के बिना, तो उसको यतीम खाने में छोड़ना होगा। बात है पापा की, वो पापा को कंटेन करने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। ये जो अलायंस है ना सर, ये अलायंस अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और इस पे स्ट्रेटेजी की बात की हो नहीं की हो, आप देखिए मलाबार एक्सरसाइज, अभी अभी जो मलाबार एक्सरसाइज हुई, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडियन और जापानीज नेवी ने साथ ही एक्सरसाइजेस की है। तो इससे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होगी? और मैं बोलता हूं लेकिन इससे भी बड़ी स्ट्रेटेजी है जो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात है, जिसमें साइबर स्पेस पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। और साइबर स्पेस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। किसी दिन एक सेपरेट हम चर्चा करेंगे सिल्क रोड पे, जो चाइना का ही डिजिटल सिल्क रोड, उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। देखिए, बेल्ट एंड सिल्क रोड इतना घातक नहीं है जितना डिजिटल सिल्क रोड है, तो उसको तो आपको काउंटर करना है। तो जो हम इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात करें, उसके बिना हो ही नहीं सकता है वो। राइट, राइट। तो ये जो कोऑपरेशन है, इससे इंडियन इकोनॉमी भी बेटर होगी। जो आपने हमें बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन और इंडिया जाकर के दूसरे कंट्रीज को वैक्सीन देगा चाइना को कर्टेल करने के लिए, चाइना इस वैक्सीन डिप्लोमेसी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। तो इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो अब तक पहले से ही काफी अच्छी रही है। इसके बाद पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में इंडियन वैक्सीन जानी चाहिए। और अगर जाएगी तो क्या इंडिया के रिलेशंस होंगे पूरे वर्ल्ड से? और क्या इंडियन व्यापार को उसका फायदा होगा? क्या इंडियन इकोनॉमी को उसका फायदा होगा? देखिए, सॉफ्ट पावर जो होता है ना, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। वैक्सीन से आपको सीधा कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसकी कॉस्ट इतनी कम है कि उससे बहुत ज्यादा आप इकोनॉमिक गेन नहीं कर रहे। लेकिन जब सॉफ्ट पावर डेवलप होता है, वो किसी भी कंट्री के सॉफ्ट पावर में जब वृद्धि होती है ना, तो वो कई क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाता है। वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी पहुंचाता है, वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में भी पहुंचाता है, वह ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी पहुंचाता है। ये कई क्षेत्रों में एक साथ पहुंचाता है। आप देखिए, उदाहरण देता हूं मैं आपको, यूरोपियन कंट्रीज, छोटे छोटे से यूरोप के देश हैं, लेकिन उनकी जो रेप्यूटेशन है, जो सॉफ्ट पावर है, इतना ज्यादा है कि उनको कई कई लेवल्स पर उसको लाभ पहुंचाता है। इसी के विपरीत आप देखिए कि रोहित जी, मैं आपको कहता हूं कि आपको ये ऑफर दिया जाए कि आपको 5 लाख रुपए महीना मिलेगा नॉर्थ कोरिया में काम करने का, आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? नहीं। क्योंकि सॉफ्ट पावर है ही नहीं, उसकी रेप्यूटेशन इतनी खराब है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, तब रेप्यूटेशन इतनी खराब थी कि कोई उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। तो ये सॉफ्ट पावर जो इंडिया को मिलेगा ना, उसके कहां कहां से लाभ आते हैं, ये एक लिए तो इसके लिए हमको एक घंटे का अलग से टॉक करना पड़ेगी कि हमको इसके जो मल्टीलेटरल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वहां क्या लाभ मिलते हैं, जो ट्रेड के रिलेशन है, जो WTO है, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है, इन सब में अलग अलग स्थिति पे, अलग अलग स्तर पर हमको लाभ मिलते हैं। तो सॉफ्ट पावर किसी भी देश का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यदि सॉफ्ट पावर बनाना सीखना हो तो आप देखिए ना, यूरोप के छोटे छोटे स्कैंडिनेविया की कंट्रीज है, उनसे देखिए कितना सॉफ्ट पावर है उनका। राइट, राइट, राइट। तो एक फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आप इंडिया और अमेरिका, पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक वार्ता हुई है ऑफिशियल लेवल पे, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दो बड़े लीडर्स की इंटरेक्शन से?
और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं अब क्वाड का फ्यूचर में? देखिए, मुझे पहले इतना ज्यादा नहीं था कि जो बाइडेन किस प्रकार से क्वाड को कितना सीरियस लेंगे, लेकिन कल चीजें निश्चित हो गई कि जो बाइडेन भी उसी प्रकार से सीरियस लेंगे जिस प्रकार से पूर्व का प्रशासन दे रहा था यूनाइटेड स्टेट्स का। जहां तक जो बाइडेन के से भारत के कैसे संबंध रहेंगे, दोनों हेड ऑफ स्टेट से कैसे संबंध रहेंगे, मैं हमेशा एक बात मेंटेन किया हुआ हूं कि ये लोग से विशेषकर मैं कह रहा हूं जो वेस्टर्न लीडर्स, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स होते हैं, ये किसी के दोस्त नहीं है, खुद के दोस्त हैं। यदि सपोज करो भारत से इनको, भारत की इन लोगों को जरूरत है, तो ये उल्टे पैर पे भी बैठकर हमारे पास बैठे रहेंगे और हमको बोलेंगे कि ठीक है आप अच्छे हो और आपके हित में काम करेंगे, और इनको यदि हमारी जरूरत नहीं है तो हमको नहीं पूछते। और आज के समय अमेरिका को भारत की जितनी जरूरत है इतनी भारत को नहीं है। आप देखिए कि अमेरिका का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा यदि चीन का साम्राज्य बनता है, और चीन को कर्टन एक ही शक्ति कर सकती है, भारत कर सकती है। क्योंकि आप देखिए ना, अमेरिका का जितना भी प्रोग्राम है, चाहे वो किसी भी स्पीयर पे हो, वह नेवल ओरिएंटेड है, ग्राउंड लेवल फोर्सेस ओरिएंटेड नहीं है। और एक बार अफगानिस्तान से इनकी फोर्सेस निकले, जो कि खुद जो बाइडेन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका लेटर ही कह रहा है कि वो कंसीडर कर रहे हैं 1 मई को इवैक्यूएट करना पूरी फोर्सेस को अफगानिस्तान से। तो मुझे नहीं लगता कि जो इनकी 8th आर्मी है जो साउथ कोरिया में है, उसके अलावा एशिया में ये लोग सोल्जर्स को बिठाएंगे, अपनी आर्मी को बिठाएंगे। तो फिर चीन को कौन देख सकता है? वो भारत देख सकता है। तो भारत की इन लोगों को जरूरत है। और आप ये समझिए कि ये कोई भी भारत के नहीं है, ये अमेरिका के लॉयल है, भारत के लॉयल कोई नहीं है। इसमें से हम लोग सोचते हैं ना कई बार कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो भारत के लिए अच्छे थे, ये बंदा भारत के लिए बुरा है, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ये सब अमेरिका के लिए अच्छे हैं। और इनमें से यदि किसी को लगता है कि अच्छा भारत के साथ अच्छे संबंध रखने से अमेरिका को फायदा होता है, तो भारत से अच्छे संबंध लगता है। जिसको ये लगता है कि भारत के साथ खराब संबंध रखना उनके लिए, देश के लिए हितकारी है, तो भारत से खराब संबंध रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो उनके राष्ट्र हित में होता है वह करते हैं। और आज के समय इनको जितनी हमारी जरूरत है उतनी हमको नहीं है, तो इनसे अच्छे संबंध रहना कंपलसरी है। वो तो खुद रखेंगे। अभी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत डिटेल में समझाया और ये भी बताया इस क्वाड समिट से आगे इंडिया को क्या फायदा होगा। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बताते रहें। एक और जनाब का आया कि ईरान पर भी बात कीजिए, किसी दिन जरूर करेंगे डॉक्टर साहब के साथ ईरान पर बात। या सर्टनली डॉक्टर साहब। और ये क्वाड समिट काफी सक्सेसफुल है, हमें उम्मीद है जो आपने हमें बताया है उससे अब हमारी उम्मीद भी जागी है कि आगे बेटर होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। आपके साथ एक और दिन हम इस एक और विषय पे, प्रोबेबली ईरान पे बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।